डियर स्टूडेंट्स, रिक्शिया में मेल और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूज़न के पश्चात जाइगोट या ओस्पोर्स का निर्माण होता है और यहीं से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। स्पोरोफिटिक फेज। जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम सेल होती है। इसमें रेस्टिंग पीरियड का अभाव होता है। जाइगोट साइज में वृद्धि कर वेंटर की संपूर्ण गुहिका को कवर कर लेता है और डिविजन्स के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। आर्चिगोनियल वेंटर की जैकेट सेल्स फर्टिलाइजेशन क्रिया से उद्दीप्त होकर एक्टिव हो जाती है और इसमें एक पेरिक्लाइनल तथा एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा द्विस्तरीय या टू लेयर्ड प्रोटेक्टिव कैलिप्ट्रा का निर्माण हो जाता है। कैलिप्ट्रा डेवलप होते हुए स्पोरोफाइट को कवर किए रहती है क्योंकि इनकी वृद्धि स्पोरोगोनियम के साथ साथ समान दर से होती रहती है। जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप समान साइज की दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी कोशिका एपीबेसल तथा निचली कोशिका हाइपोबेसल सेल कहलाती है। दूसरा विभाजन सामान्यतः वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है, जिससे चार कोशिकीय मीन्स क्वाड्रेंट का निर्माण हो जाता है, परंतु कुछ जातियों में दूसरा विभाजन भी पहले के समान ही ट्रांसवर्स होता है, जिससे क्वाड्रेंट के स्थान पर एक चार कोशिकीय फिलामेंटस एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एक ही स्पीसीज में उपरोक्त दोनों ही प्रकार के डिवीजन भी हो सकते हैं। तीसरा डिवीजन वर्टिकल वॉल के द्वारा यानी कि पहले वर्टिकल डिवीजन के समकोण पर होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं वाला एक भ्रूण यानी कि ऑक्टेंट का निर्माण हो जाता है। ऑक्टेंट की सभी कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होते हैं, जिससे 20 to 40 कोशिकाओं की एक गोलाकार स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इस मास ऑफ सेल्स की सुपरफिशियल सेल्स में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि दो स्तर बनते हैं। बाहरी स्तर एम्फिथिशियम और अंतः स्तर केंद्रीय कोशिकाओं के समूह को एंडोथीशियम कहते हैं। एम्फिथिशियम की कोशिकाओं में फर्दर एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि स्टेराइल प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर्ड वॉल जैकेट का निर्माण होता है और एंडोथीशियम की सेल्स आर्चीस्पोरियल टिश्यूज के रूप में वर्क करती है। आर्कीस्पोरियम सेल्स बार बार डिवाइड करती है और स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की अंतिम पीढ़ी को हम स्पोम मदर सेल्स कहते हैं। स्पोम मदर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होकर गोलाकार हो जाती हैं, यानी कि राउंड अप हो जाती हैं, और इनमें से कुछ स्पोम मदर सेल्स अब्रेटिव हो जाने से अपघटित हो जाती है और नर सेल्स के रूप में काम करती है। इन एब्रोटिव नर सेल्स को मार्केंशियस ऑर्डर के अन्य सदस्यों में मिलने वाले इलेटर्स का
पूर्वाभास भी माना गया है। अब प्रत्येक क्रियाशील स्पर्म मदर सेल म्योसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर टेट्राड बनाती है और स्पोर टेट्राड के चारों तरफ स्पर्म मदर सेल्स वॉल द्वारा ये घिरी हुई रहती हैं। स्पोर टेट्रास की प्रत्येक सेल्स अपने चारों तरफ कोलाज परत स्रावित करती है, जिससे कि भीतर की ओर भित्तियों का निर्माण होता है। कैलोस परत व मातृकोशिका भित्ति के लुप्त होने पर क्वाड्रेंट के चारों स्पोर्स यानी कि चतुष्टक के चारों स्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं और रिक्शा की अधिकतर जो जातियां होती हैं उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या n=8 मीन्स 2n=16 होती है। लेकिन विभिन्न जातियों में साइंटिस्ट के अनुसार भिन्न भिन्न संख्या का उल्लेख किया गया है। जैसे कि रिक्शिया कैलिफोर्निया जो है उसमें n=9। सिलियर इन 1934, रिक्शिया गेजेंटिका n=24, उधर एंड चोपड़ा साइंटिस्ट के अनुसार। जैसे जैसे स्पोर टेट्राड का निर्माण होता जाता है, जैकेट और कैलिप्ट्रा की भीतरी परत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मैच्योर अवस्था आने पर केवल ब्राइकैलिप्ट्रा परत ही शेष बची रहती है। यदि हम मैच्योर स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, रिक्शिया का मैच्योर स्पोरोफाइट एक अत्यंत सिंपल स्ट्रक्चर होती है जो कि केवल गोलाकार कैप्सूल और स्पोर सैक के द्वारा निरूपित होती हैं। स्पोरोगोनियम में फुट व सीटा एब्सेंट होते हैं। यंग स्पोरोफाइट एक लेयर्ड जैकेट और 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। मैच्योर होने पर जैकेट और भीतरी कैलिप्ट्रा लेयर डिसॉल्व हो जाती है। अतः मैच्योर कैप्सूल केवल ब्राइकैलिप्ट्रा के द्वारा ही घिरा हुआ रहता है, जिसमें अनेक स्पोर टेट्राड के साथ साथ स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अन्य लीवरवर्ट्स के समान बाहरी थैलस पर ये दर्शित न होकर थैलस की डॉर्सल सरफेस पर धसे हुए रहते हैं या एम्बेडेड होते हैं। रिक्शा का जो स्पोरोफाइट है या रिक्शा का जो स्पोरोगोनियम है वो पोषण के लिए पूर्ण रूप से गैमेटोफिटिक थैलस पर निर्भर करता है। रिक्शा का मैच्योर स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोरोफिटिक टिश्यूज नहीं होता, क्योंकि इसके कैप्सूल्स की जैकेट सेल्स डिसॉल्व हो जाती हैं और स्पोर्स को परिबद्ध करने वाला एक स्तरीय आवरण वास्तव में जो कि गोपक होता है वो ही ब्राई स्तर के रूप में वर्क करता है। अतः स्पोरोगोनियम कहीं जाने वाली इस संरचना में पूर्व पीढ़ी का गैमेटोफिटिक गोपक तथा इस पीढ़ी के गैमेटोफिटिक की प्रथम सेल्स स्पोर्स होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पोर्स इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। यहाँ से गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। डेसेंस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का स्फुटन रिक्शा में किस तरह से होता है?
रिक्शा के स्पोरोगोनियम या कैप्सूल के स्फुटन की कोई विधि नहीं होती, अर्थात स्फुटित नहीं होता ये। इस प्रकार रिक्शा के स्पोर्स मैच्योर होते ही फ्री नहीं होते हैं तथा 1 या 1.5 ईयर्स पश्चात थैलस में ही रहते हैं। कैलिप्ट्रा की ब्राही लेयर या ब्राही स्तर तथा इसके चारों ओर थैलस टिश्यूज में मृत होकर डीके हो जाने पर ही स्पोर्स फ्री होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गैमेटोफिटिक थैलस के डीके हो जाने के पश्चात ही हैप्लॉइड स्पोर्स फ्री होते हैं। इस प्रकार फ्री होने पर स्पोर्स एड्स के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं और डिस्पर्स्ड होने के बाद में ये स्पोर्स जर्मिनेट कर न्यू गैमेटोफाइट थैलस बनाते हैं। स्पोर्स गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। अधिकांशतः स्पीसीज में मैच्योर स्पोर्स चतुष्फलकीय अथवा पिरामिडियल शेप में होते हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल और पिरामिडियल शेप के होते हैं। स्पोर वॉल स्पोरोडर्म कहलाती है, जो कि 3 लेयर्स बाहरी एक्सोस्पोरियम, मिडिल मीजोस्पोरियम और इनर एंडोस्पोरियम से बनी होती हैं। एक्सोस्पोरियम थिक क्यूटीन युक्त व अलंकृत यानी कि ऑर्नामेंटेड होती है। मिडिल लेयर तुलनात्मक रूप से थिक व 3 समकेंद्रकीय परत ब्राही येलो व लैमिनेट, मध्य गहरे रंग के पदार्थ व आंतरिक स्तर सघन लैमिनेट की बनी होती है और सबसे अंदर की स्पोर की वॉल, जिसे कि अंतःचौल कहते हैं, अंतःचौल या एंडोस्पोरियम थिन समांग पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। कुछ स्पीसीज में जैसे कि रिक्शिया क्रिस्पेटुला में ट्राइरेडिएट रिड्स सुस्पष्ट दिखाई देता है, जबकि अन्य रिक्शिया की स्पीसीज जैसे कि रिस्किया डिस्कलर में ये अस्पष्ट होता है। स्पोर्स का डायमीटर 0.05 से 0.12 मिलीमीटर तक का होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म में खाद्य पदार्थ ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब हम स्पोर्स जर्मिनेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।